अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमजा ज़हीर एंड आई वेलकम यू टू पार्ट 2 ऑफ मेडकास्ट एपिसोड 3। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया प्रोफेसर हारून यूसुफ के साथ हेपेटाइटिस के बारे में बहुत बेसिक सी बातें। आज हम उसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ठीक सर, एक बार हेपेटाइटिस बी हो गया है और हेपेटाइटिस सी की तो वैसी ट्रीटमेंट होनी है, तो इन दोनों की ट्रीटमेंट में कोई फर्क है कि दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती है? असल में फॉर्चुनेटली हम उस एरा में हैं जहां हेपेटाइटिस सी का तो क्योर आ चुका। क्योर का मतलब है जब हम ट्रीटमेंट एंड करते हैं तो हमारे मरीज से वायरस मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है, मतलब ही इज वायरस फ्री। तो द ब्यूटी ऑफ ड्रग्स नाउ अवेलेबल ये है कि वो अराउंड तकरीबन 98% 99% क्योर रेट के साथ ड्रग्स अवेलेबल है। तो और वेरी शॉर्ट कोर्स है 3 months। बट अनफॉर्चुनेटली जहां तक हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी इज मोर एग्रेसिव वायरस, अभी तक उसकी क्योर अवेलेबल नहीं है। ये जितनी भी दवाइयां हेपेटाइटिस बी की अवेलेबल हैं, ये वायरस को सप्रेस करती हैं। और इस वक्त जो तरीका राइज है हेपेटाइटिस बी में, उसमें चॉइस अगर आपने कर ली कि ये मरीज को हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो कम से कम वो 3 से 4 साल देनी है या फिर लाइफ लॉन्ग देनी है। दो ही ऑप्शंस है। कोई शॉर्ट इससे कोर्स नहीं है कि हम कहें कि 1 साल दे के पीसीआर एक नेगेटिव हो गया तो इसका, क्योंकि उसमें बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं कि सीरो कन्वर्जन हो जाए, एंटीबॉडीज जिस्म ने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बना दे, और दो दफा पीसीआर 6 महीने से डिफरेंस से नेगेटिव हो जाए, तो ये सब कुछ अचीव तकरीबन 3 से 4 साल में होगा। तो 3 से 4 साल कम से कम और लाइफ लॉन्ग यूजुअली हम हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि सी की लिमिटेड है और क्योर है। तो सी इज इजी टू ट्रीट वायरस। एक हमसा इसमें एक चीज हम कहते हैं कि हेप बी इज 100 टाइम मोर इन्फेक्शियस देन HIV। तो उसकी अग्रेसिवनेस का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है सर। अभी आपने कहा कि लाइफ लॉन्ग भी जरूरत पड़ सकती है या फिर कम से कम 4 साल, तो सर ये क्या ये हमारी आवाम को देखते हुए सबके लिए अफोर्डेबल होता है ये? मतलब गुड थिंग अबाउट दिस इज के these drugs are freely available in the government hospital। पब्लिक सेक्टर में अब लिवर सेंटर्स बन गए हैं हर बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर, और वहां से ये मुफ्त डिस्पेंस हो रही हैं। मगर ज्यादातर जो ड्रग्स हैं, जो इवन अगर कोई मरीज हमारा खुद से भी परचेज करता है, तो वो महीने की 2000 से ज्यादा कॉस्ट नहीं करती। तो बहुत वो जितनी पहले 15,000 16,000 की पर मंथ की होती थी, वो अब उसका एक्सपेंस बहुत कम हो गया। अब वो अराउंड 2000 आ गई, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक अफोर्डेबल है। तो वरना फ्री भी मिलती है, अगर थोड़ी सी उसमें शायद दिक्कत तो होती होगी मरीजों को जाना और हर महीने या 2 महीने के बाद लेना। बट वहां से मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर फॉर सम रीजन कोई बंदा ये ट्रीटमेंट नहीं ले पाता और उसको ये अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए कोई हाउस होल्ड मैयर होते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, या बस ये सिर्फ मेडिकेशन पर ही मुश्तमिल है? क्योंकि एज सच हम ये कहें कि मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाए, बट प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, द टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जो हेपेटाइटिस बी और सी की हैं, वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर ये बहुत स्लो बीमारी है, इसलिए कहते हैं ये स्लो किलर है, कि ये 20 से 25 साल में हमारे मरीज को बिल्कुल खत्म करती है। एकदम ये वायरस खत्म नहीं करता, इसकी प्रोग्रेशन बहुत स्लो होती है। पहले जिगर सुकड़ता है, फिर वो जिगर की सुकड़ने की वजह से पेट में पानी और खून की उल्टियां वो सब कुछ होती हैं, और इन द एंड जिगर का कैंसर में ये तब्दील हो जाती है। तो अगर हम इसका कोई हल नहीं करेंगे, कोई इलाज नहीं करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई एक कॉम्प्लिकेशन उस मरीज के अंदर डेवलप होने का चांस 20 to 25% जरूर है।
सर ये जो कैंसर में कन्वर्ट होने का रेट है, ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए सेम है या मुख्तलिफ है? यह अबाउट 2 to 4% है पर ईयर हर पेशेंट में वंस सिरोसिस डेवलप। यूजली हेपेटाइटिस सी में विदाउट सिरोसिस कैंसर में कन्वर्जन के चांसेस कम है एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी। उसमें इवन विदाउट सिरोसिस कैंसर में कन्वर्जन के चांसेस हैं, तो जो कि 2 to 3% से ज्यादा नहीं पर ईयर। तो सर जो हमने कॉमन टर्म पढ़ते हैं CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज, वो और सिरोसिस एक ही चीज है या उसमें भी कोई फर्क है? असल में जो क्रोनिक लिवर डिजीज है वो बेसिकली 2 टाइप्स की हैं। एक को हम कहते हैं कंपनसेटेड सिरोसिस। वो टाइम ऑफ सिरोसिस जब ना पेट में पानी पड़ा है, ना गनूदगी आई है, ना कोई खून की उल्टी वगैरह या काला पखाना आया है, और वो स्टेज है जो बहुत इजीली ट्रीटेबल है। वो अगर उस स्टेज पे भी हम अपने मरीज को पकड़ लें और हम डायग्नोज कर दें, तो उस स्टेज के ऊपर भी हम अपने मरीज को दवाइयों से बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जबकि इसके बाद वाली स्टेज को हम कहते हैं डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। वो सेकंड टाइप ऑफ CLD है कि जिसमें जिगर सुकर भी गया है और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो गई, यानी पेट में पानी आ जाना, खून की उल्टी आना या गनूदगी में जाना। और जब ये वाली स्टेज आ जाए तो इवन दवाइयां तो हमने देनी है इलाज के लिए, एंटीवायरस भी देनी है, बट ये स्टेज पे जो हल है वो सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही है। और ये वाले मरीज यूजुअली एंड अप विद लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक, तो सर लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल है, हो रहा है कि इसके लिए बाहर की कंट्रीज में जाना पड़ता है? अब तो देखो आज से हम अगर 10 साल पहले की बात करें तो हमारे सारे मरीज बाहर के मुल्कों में, इंडिया या चाइना जाया करते थे, क्योंकि वही सबसे सस्ते एरियाज थे जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता था और एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमारा मुल्क का ज़ाया होता था। अब बहुत अच्छे सेंटर्स हैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, और एक जो बेस्ट सेंटर आई पर्सनली थिंक जो पाकिस्तान में शायद है वो गुम्बद है, जो कि नियर सक्खर के करीब कहीं अंदरूने सिंध में बना है, और which is doing the best because they are doing free of cost। वो और उन्होंने 150 मार्क को क्रॉस किया रिसेंटली। तो बट जो इस्लामाबाद के 2 सेंटर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी मोर देन 90% हैं, और इसलिए अब बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक सर, लिवर ट्रांसप्लांट का थोड़ा सा बात करते हैं कि ये अब इसका सक्सेस रेट कितना है, और जिस बंदे से ग्राफ्ट लिया जाता है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है उसकी लाइफ पे, या वो ठीक रहता है? सक्सेस रेट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा है। लोगों में एक शुबा और थोड़ी सी इस मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन है और इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, बट रिजल्ट दुनिया में जो फिगर्स हैं वो मोर देन 90% 5 ईयर सर्वाइवल है आफ्टर द ऑपरेशन। तो उसके और कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर अराउंड 5% फॉर द पेशेंट, बट फॉर द डोनर इट इज लेस देन 1%। तो डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें भी हमजा 2 बातें हैं। एक तो लाइव डोनर्स हैं, जिंदा लोगों से लिवर लेके पेशेंट में लगाना, और दूसरा है कैडावेरिक ट्रांसप्लांट के मुर्दा जो जिनकी एक्सीडेंट्स में जिनकी ब्रेन डेथ हो गई है उनसे लिवर लिया, और अमेरिका यूरोप में कैडावेरिक ट्रांसप्लांट्स होते हैं ज्यादातर, और हमारे मुल्क में और इंडिया में लाइव ट्रांसप्लांट्स है। मगर लाइव ट्रांसप्लांट में भी जो डोनर होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 15 से 20 दिन में लिवर इतना स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ रीजनरेशन है कि 15 दिन में उसका लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जितना उसने दिया होता है वो उसका वापस आ जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। एक और पता नहीं एक टर्म यूज होता है, पीला यकान का तो आपने जिक्र किया, हेपेटाइटिस A and E को कहते हैं। काला यकान क्या ये सच में एक टर्म है, और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूड होती हैं? ये भी मेरा ख्याल है बहुत ही
अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी को काला यरकान का नाम दे दिया गया, और बेचारा मरीज को अगर आप बताते हैं या तुम्हें हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस बी है, तो एकदम उसके पाँव के जले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बी और सी काला यरकान है, और काला यरकान का मतलब है बस अब मैं बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हेपेटाइटिस बी ना सी काला यरकान है, और वो कॉन्सेप्ट के आप बहुत कम जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के साथ, और अगर आप उसका प्रॉपर वक्त पे इलाज करवाएं तो 90% उम्मीद है कि हेपेटाइटिस सी के अंदर और बी के अंदर दोनों वायरसेस के अंदर आप बहुत बेहतर, बिल्कुल ठीक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदा रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट में है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को बेसिक हेल्थ से रिलेटेड या हेपेटाइटिस से रिलेटेड, और गवर्नमेंट के लिए भी अगर वो देखते हैं हमारे व्यूअर्स में से कि स्क्रीनिंग का कब शुरू करना चाहिए और उसको कितना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? इसमें मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो बहुत सिंपल सी है वो, और आप देखो कि हमारे यहाँ आउटब्रेक्स होती हैं हेपेटाइटिस ए और ई की, स्पेशली ई की, और स्पेशली ये जो आजकल का सीजन है ये इसके लिए आइडियल सीजन है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी आउटब्रेक्स इन समर होती है, तो इसको तो हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, और ज़रा सा हाइजीनिक मेजर ले लें, और अगर पानी बॉईल करके पी लें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है मिनरल वाटर ही पिए, हम बॉईल करके पानी पी लें, और अनकुक्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड को जितना अवॉइड हम कर सकते हैं उसको अवॉइड कर लें। तो मेरा ख्याल है हेपेटाइटिस ए और ई की जो जिसके हम पीला यरकान कहते हैं प्रिवेंटेबल है, बहुत इजीली प्रिवेंटेबल है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी के लिए पूरी हर इंसान, हर पाकिस्तानी को कोशिश होनी चाहिए कि वो जब कोई आईवी ड्रग्स लगवाए, इंजेक्शन लगवाए या कोई प्रोसीजर करवाए तो अपनी तसल्ली कर लिए, उसका हक है, ये उसका हक है कि वो तसल्ली करे कि पूरे स्टेरलाइज मेजर लिए गए हैं कि नहीं लिए, और हमेशा जब भी इंजेक्शन लगवाएं ये चेक करें कि डिस्पोजेबल सिरिंज यूज हो रही है, और इवन अगर आप बार्बर के पास भी गए हैं तो मेक श्योर कि ब्लेड आपका न्यू ब्लेड यूज हुआ है आपके ऊपर, ये नहीं है कि पिछले बंदे का ही ब्लेड यूज हो गया। और ये तो हुकूमत को चाहिए जितनी जल्द हो सके यूसी लेवल जो है उससे शुरू करे कि एवरी पर्सन, एवरी पाकिस्तानी शुड बी स्क्रीन, और जो लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है उनको गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करना शुरू कर दे हेपेटाइटिस बी की, तो अगले कुछ सालों में ही हम हेपेटाइटिस बी को तो इस मुल्क से एलिमिनेट काफी हद तक कर सकते हैं। और सी का जो पॉजिटिव पेशेंट आया उसको वही मॉडल हमारे यहाँ भी चलेगा, क्योंकि हम भी तकरीबन उतने ही मरीज हार्बर कर रहे हैं, अबाउट 1 करोड़ के करीब ऑफ हेपेटाइटिस, 1.2 करोड़ है हम लोग, जो रफ आइडिया है इन पाकिस्तान ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो इजीली ट्रीटेबल वायरस है, और बहुत ज्यादा 6000 का टोटल कोर्स है यूजली, और अगर गवर्नमेंट नहीं भी प्रोवाइड कर सकती अगर सबको, तो कम से कम अगर डायग्नोज कर दे तो बहुत सारे लोग 6000 रुपए, 2000 रुपए पर मंथ आई थिंक इजीली अफोर्ड कर सकते हैं फॉर 3 months। कोई बहुत लॉन्ग टर्म उसके लिए लेना नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आ गया कि अभी जो कोरोना का आउटब्रेक है उसकी वजह से कितना आपको लगता है कि इफेक्ट हो रहा है लोगों का हॉस्पिटल में आना, अपने आप को चेक करवाना, और आप कितने इग्नोर हो रहे हैं वो पेशेंट इस वजह से? अब आई थिंक अगर वर्ल्ड ओवर जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगर आप देखो तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा इफेक्टीज हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं। और एक तो वो ये है कि वो आ नहीं रहे हॉस्पिटल, और अमूमन जब आ रहे हैं जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और दूसरा उनको उतना अच्छा फॉलो अप अभी तक उनको मिल नहीं पा रहा, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो डेफिनेटली, और नंबर ऑफ एडमिशंस अगर आप देखें अभी भी हॉस्पिटल में, तो ऑफ रेगुलर पेशेंट्स की 60% तक इफेक्टेड हैं, इवन अमेरिकन फिगर भी 60% है, अगर हम देखें तो शायद हमारी 30%
पेशेंट्स इस वक्त आ रहे हैं. 70% पेशेंट्स आर नॉट कमिंग टू द हॉस्पिटल, एंड आया वो बहुत अच्छे हो गए हैं बिकॉज शायद बाहर निकलना बंद हो गया, मास्क पहन रहे हैं, तो शायद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से सेप्टिसीमियाज होना खत्म हो गए हैं. डेफिनेटली उसका इफेक्ट जरूर होगा, मास्क पहनने का भी इफेक्ट और बीमारियों पे होगा, और बाहर के खाने पीने बंद होने का भी इफेक्ट जरूर होगा, पर कितना है आई डोंट नो. और सर अगर हम काफी अंशोर है कि कोरोना कब खत्म होगा, तो इस दौरान अगर टेलीमेडिसिन का कुछ शुरू करना चाहिए इन पेशेंट्स के लिए? टेलीमेडिसिन पूरी दुनिया में बहुत इन हुई, और बहुत सारे लोग, कुछ हद तक मैं भी करता हूँ, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स, पर शायद जो चीज मुझे लगती है, आई मे बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, हमारा कल्चर शायद ऐसा है कि जब तक मरीज को हम चेक न कर लें, फिजिकली एग्जामिन न कर लें, हमारे मरीज की तसल्ली नहीं होती. तो इसलिए बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट है जो टेलीमेडिसिन से इस्तेफादा उठा रहे हैं हमारे माशरे में. बट नेचुरली एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है जो बिल्कुल हॉस्पिटल आना नहीं चाह रहा और वो डॉक्टर्स को दिखाना भी चाह रहे हैं, तो उनके लिए टेलीमेडिसिन आइडियल है और वो यूज कर रहे हैं उसको. बट ये थोड़ा सा सोशल प्रॉब्लम जरूर है हमारे. ठीक है सर, क्वेश्चंस तो खत्म हो गए. इसके अलावा अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो मोस्ट वेलकम. मेरा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी को हेपेटाइटिस बी के खिलाफ ज़रूर वैक्सीनेशन करवा लें. जिन्होंने नहीं करवाई हुई खुदारा ज़रूर करवा लें, क्योंकि हम अभी तक हेपेटाइटिस बी का मुकम्मल इलाज नहीं आया और अभी आने वाले कुछ सालों में कोई हमें नज़र नहीं आ रहा. और हर जिस घर में और ज़रूरी है, अगर फर्स्ट के मियाँ को हेपेटाइटिस बी है तो बीवी को फौरन पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए, क्योंकि हेप बी ऐसा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन जिसकी बहुत हाई है, जबकि हेपेटाइटिस सी ऐसा वायरस है जिसकी सेक्सुअली ट्रांसमिशन बहुत कम है, या विद इन द हाउस, विद इन घर के अंदर लेस देन 2% है, जबकि ये 15-20% से भी ऊपर 25% तक स्टडीज शो करती हैं कि ये ट्रांसमिट हो सकता है. तो जहाँ जो लोग जिन एक घर में भी जिसमें हेपेटाइटिस बी है वो तो जरूर ही करवाएं, मगर मेरा तो ख्याल है हर पाकिस्तानी को करवाना चाहिए और वो जरूर करवाएं. ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और काफी हेल्पफुल रहा होगा सब लोगों के लिए. थैंक यू हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे टाइम देने का. नो सर, थैंक यू सो मच सर. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. सो डेट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड. आई होप कि आप सबकी बहुत हेल्प हुई होगी इस एपिसोड से, एंड आई ऑल्सो विश कि आप सब इस पे अपना फीडबैक दें ताकि हम फर्दर अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें, और आपके और कोई क्वेश्चन हैं तो उस पर भी बात की जा सके. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.